हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं राजीव और आज से आप लोगों के क्लास 10th का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं। और फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है केमिकल रिएक्शन है। तो हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन है क्या? एक ये केमिकल चेंज है। डेली लाइफ में अगर आप कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या आप किसी भी प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस है वहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसा भी प्रोसेस है, अगर वहाँ पे केमिकल चेंज अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो समझिए कि वहाँ पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले सिंपल सी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इट इज बेसिकली a chemical change wherever हम लिख सकते हैं wherever a chemical change takes place, wherever a chemical change takes place there will be a chemical reaction exist। यानी हमने क्या लिखा, जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ नोट आउट किया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये बेसिकली एक केमिकल चेंज होता है, और कहीं भी अगर केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे कौन एग्जिस्ट करता है, केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। यानी केमिकल रिएक्शन किस पे बेस्ड है, केमिकल चेंज पे। कहीं भी अगर केमिकल चेंज होगा वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, किस तरीके से हम केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से बताएगा कहीं पर किसी फिनोमेना में कि केमिकल चेंज है क्या। तो सबसे पहले तो केमिकल चेंज होता क्या है। अब आप लोग भी जानते हैं कि दो तरीके के चेंजेस होते हैं नेचर में, एक होता है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई एग्जाम्पल बताइए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पेपर को लिया और पेपर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, फाड़ दिया मतलब, और दूसरे पेपर को मैंने बर्न कर दिया, यानी जला दिया। तो आप फर्स्ट वाले जो फिनोमेना है उसको आप फिजिकल चेंज कहते हैं, और जो सेकंड फिनोमेना जिसमें हमने पेपर को बर्न आउट किया है उसे आप क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। क्योंकि फर्स्ट फिनोमेना में जो पेपर था उसे कट करने के बाद भी वो पेपर ही है, और सेकंड फिनोमेना में वो पेपर जो हमारा किस में बदल चुका है, एसिड में, जो अलग तरीके की प्रॉपर्टी रखता है। तो इससे आप ये कहते हैं कि अगर कहीं पर भी फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, जैसा पहले था, जो मटेरियल पहले था, यानी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, जैसा सब्सटेंस पहले था बाद में भी वैसा ही है, या मटेरियल भी कह सकते हैं, और वह फिजिकल चेंज होगा। और सेकंड प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो आप उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में हम अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है। तो चेंजेस हम देखने जा रहे हैं कि दो तरीके के चेंजेस होते हैं नेचर में। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, कई बच्चे जो है फिजिकल स्टेट को चेंज होने को भी केमिकल चेंज कह देते हैं। जैसे कह देते हैं कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया तो वो हमारा जो है केमिकल चेंज है। ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में चीज़ गैसेस थी, गैसेस का यूज किया, बाद में वो लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, ठीक है, तो केमिकल चेंज होगा। लेकिन हमेशा आप ये कहें कि फिजिकल चेंज कहीं पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है और फिजिकल स्टेट होने को आप केमिकल चेंज कहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने मान लीजिए आइस क्यूब लिया, ठीक है, सॉलिड आइस क्यूब लिया। अब वो अगर मेल्ट होता है तो पहले भी वाटर था, और मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब भी वो क्या है, वाटर ही है। तो इसका मतलब फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक केमिकल चेंज नहीं कहलाएगा, वो एक क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं आपने वाटर लिया और वाटर जो है आपने उसको बॉयल किया और वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। पहले लिक्विड था, अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आप इसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कहीं पर भी अगर फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स को हम बाद में कंसीडर भी करेंगे कि किस तरीके से फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं चेंजेस हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फिजिकल चेंज। अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज एक है हमारा क्या, फिजिकल चेंज,
और दूसरा है हमारा केमिकल चेंज। और मैंने जैसा आपको कहा कि अब हम यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में, अरेंजमेंट को लेकर समझेंगे कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इनमें किस तरीके से होता है। पार्टिकल्स का मीन्स क्या है, एटॉमिक अरेंजमेंट एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल चेंज को समझते हैं कि फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज में एटॉमिक रीअरेंजमेंट, एटॉमिक, इसमें मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट को लिखता हूँ फिर आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा। एटॉमिक रीअरेंजमेंट, एटॉमिक रीअरेंजमेंट डू नॉट टेक्स प्लेस, यानी फिजिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट नहीं होता है। और इसमें केमिकल चेंज में क्या होता है, एटॉमिक अरेंजमेंट, सॉरी अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, हाँ, एटॉमिक रीअरेंजमेंट डू नॉट टेक प्लेस। और अगर केमिकल चेंज में बात करें तो एटॉमिक रीअरेंजमेंट, एटॉमिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इसमें एटॉमिक रीअरेंजमेंट हमारा होता है। दूसरा अगर हम इसमें कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट लिख दीजिए, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, हो भी सकता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। और इसमें आप लिख सकते हैं कि नया सब्सटेंस बनता है, यानी नया मॉलिक्यूल बनता है विद नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस या न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब समझिए इसे, मैंने लिखा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में मैंने 2 पॉइंट लिखे, एटॉमिक रीअरेंजमेंट डू नॉट टेक प्लेस, यानी इसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो सकता है। सारे केसेस में नहीं होगा लेकिन कुछ केसेस में रीअरेंजमेंट होता है, मतलब कहीं कहीं रीअरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, यहाँ पे एटॉमिक रीअरेंजमेंट होगा, यानी इसका अपोजिट है फिजिकल चेंज का, यहाँ नहीं हो रहा था, और यहाँ पे एटॉमिक रीअरेंजमेंट हमारा होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिजिकल चेंज को। जैसे देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लीजिए फिजिकल चेंज की हम बात करते हैं, मैंने मान लीजिए वाटर को लिया, किसको लिया, वाटर को, ठीक है, और वाटर को मैंने बॉयल किया, क्या किया, बॉयल किया। तो यहाँ पे वाटर को अगर हम देखें अरेंजमेंट इसका तो किस तरीके से होता है, HOH, यानी यहाँ पे एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरीके से है, एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे कि जो एटम्स हैं, एटॉमिक जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, एटम किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के बीच में। जब हम इसको बॉयल कर देते हैं तो बॉयल करने के बाद मान लीजिए ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तब भी जो अरेंजमेंट है वो इसी तरीके का है। अरेंजमेंट अभी भी किस तरीके का, इस तरीके का। देखिए यहाँ पर भी पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही एटॉमिक अरेंजमेंट था, और अभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही एटॉमिक अरेंजमेंट है। तो हमने क्या लिखा था, एटॉमिक रीअरेंजमेंट, यानी एटम का जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट, दोबारा से जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो नहीं होता, जैसा पहले था वैसा अब भी है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा हमने पॉइंट देखा कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। अब आप क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा कि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स पास होते हैं, और वाटर वेपर में और गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं। यानी यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊँ थोड़ा सा क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हुआ हमारा, यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़ा सा पास थे इसके, ठीक है, मतलब इस तरीके से बने हुए थे। और यहाँ पे वाटर वेपर में जब गया तो आप भी जानते हैं कि लिक्विड से गैस में जाएगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर। तो ऑल ओवर अगर हम देखें मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम ये लिखते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में होगा, कुछ केसेस में नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मान लीजिए लोहा है, आयरन है, और उसको मैंने पीट कर एक सीट बनाया, लोहे की सीट बनाई या दरवाजा कुछ भी बनाया, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, वो जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो कहीं पर भी अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा तो वहाँ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है,
ठीक है। फिजिकल चेंज में अगर कहीं पर भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कागज को फाड़ा, छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि कागज के मॉलिक्यूल्स जैसे पहले थे बाद में भी वैसे ही है, क्योंकि वहाँ फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ये तब है जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ लिक्विड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स पास और गैस के पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर दूर। और एटॉमिक रीअरेंजमेंट चेंज नहीं होता। यहाँ पे एटम किस तरीके से अरेंज है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी किस तरीके से एटम्स अरेंज है हमारे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम केमिकल चेंज को समझते हैं कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज को अगर हम समझें तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हाइड्रोजन जो किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो भी गैसेस फॉर्म में होता है, और इनसे मिलाकर हमने क्या बनाया, वाटर बनाया, जो कि हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था कि एटॉमिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इसमें एटॉमिक रीअरेंजमेंट होगा। अब किस तरीके से हो रहा है, देखिए यहाँ पर एटम्स किस तरीके से अरेंज है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे किस तरीके से एटम्स अरेंज है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। अब लेकिन जब यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बना तो यहाँ पर जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि फिजिकल चेंज में एटॉमिक रीअरेंजमेंट चेंज नहीं होता। जिस तरीके से एटम्स पहले अरेंज रहते हैं बाद में भी उसी तरीके से होते हैं, और यहाँ पर जो है एटॉमिक रीअरेंजमेंट यानी एटॉमिक रीअरेंजमेंट होता है। क्यों, यहाँ पे एटम्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अरेंज है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अरेंज है, और एक नया मॉलिक्यूल बनता है या नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, नहीं रहती। क्लियर है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली एक केमिकल चेंज है। कहीं पर भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने केमिकल चेंज को समझा। केमिकल चेंजेस दो तरीके के होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पे एटॉमिक रीअरेंजमेंट ना हो, जैसे पहले थे पार्टिकल्स यानी एटम जिस तरीके से पहले अरेंज थे बाद में भी उसी तरीके से अरेंज है, लेकिन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। और ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कब होगा, जब स्टेट चेंज होगा। ध्यान रखिए, जब भी स्टेट चेंज होगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। जैसे सॉलिड आइस क्यूब जो है जब वो मेल्ट होगा तो वहाँ पे भी जो वाटर पहले था बाद में भी वही रहेगा, तो एटॉमिक रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। लेकिन हमारा पहले वो सॉलिड फॉर्म में था तो पार्टिकल्स पास रहेंगे, जब लिक्विड में जाएगा तो थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसे कह सकते हैं रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। केमिकल चेंज में कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे केमिकल चेंज में एटॉमिक रीअरेंजमेंट हमारा होता है। देख पा रहे हैं आप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में था यहाँ पे अरेंज, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच अरेंज था एटम, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच है, और यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर है बच्चों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले, फिर समझते हैं इसे। क्या लिख सकते हैं, मिल्क बिकम्स सोर when it is left in kitchen in summer यानी जब गर्मी के दिनों में आप अपने घर में किचन में दूध को रख के छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर यहाँ केमिकल चेंज है तो यहाँ पे कौन एग्जिस्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे भी। तो अभी तो मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है, जंग लगना। जब आप किसी भी आयरन पार्टिकल को, आयरन मतलब सब्सटेंस को आप खुले में छोड़ देते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर छोड़ देते हैं, तो आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उस आयरन सब्सटेंस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर की तरह जम जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। वो एक और वो जो रेडिश ब्राउन पाउडर बन रहा है वो हमारा एक नया सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में
कि जब आप किसी आयरन सब्सटेंस को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख के छोड़ देते हैं तो होता है कि कुछ दिनों के बाद जाके हम देखते हैं कि उस आयरन सब्सटेंस के ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर स्टोर हो जाता है, जो कि एक नया तरीके का सब्सटेंस है, जो कि हमें ये दिखाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो और क्या है, डाइजेशन। जो हम किसी भी चीज़ को खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, वो क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि हम जब कुछ खाते हैं तो वो नई तरीके से अंदर जाके हमारे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो डाइजेशन में जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे हमारे क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के क्या है, एग्जाम्पल है। फोर्थ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। क्या, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि हम ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके, इस प्रोसेस में होता है क्या, बेसिकली हम ग्रेप्स को कुछ एंजाइम्स की मदद से, कुछ एंजाइम्स हम लेते हैं और उसकी मदद से उन्हें हम सड़ाते हैं, और सड़ाने के बाद हम उससे क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स के थ्रू क्या हमें मिलता है, हमें जो ऑब्टेन होता है, हमें क्या ऑब्टेन होता है, तो हमें अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, अल्कोहल। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या है कि कुछ एंजाइम्स के थ्रू ग्रेप्स को सड़ाने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अल्कोहल मिलता है। फर्मेंटेशन, किसी भी चीज़ के फर्मेंटेशन को, फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो लिविंग सेल्स होते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं, तो वहाँ पर सेल्स के अंदर में फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी। और सेल के अंदर कभी भी, लिविंग सेल के अंदर जो भी प्रोसेस जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, इसे आप समझ लीजिए कि लिविंग सेल के अंदर, किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होना, एनर्जी प्रोड्यूस होना। क्या प्रोड्यूस होना, एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस इस काम में भी हमारी मदद करती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है, इसलिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी फ्यूल को हम जब बर्न करते हैं तो वो भी कैसा प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज वाला प्रोसेस है। क्या है, केमिकल चेंज। ये भी क्या था, केमिकल चेंज था। पहले ग्रेप्स था यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में था, अब हमने उसे शुगर के फॉर्म में था, अब हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बर्न करने के बाद जो है थर्मल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, थर्मल एनर्जी। जैसे फ्यूल में आप किसको कंसिडर कर सकते हैं, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके सब फ्यूल कहलाएंगे। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल भी आपका किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट क्या था कि दूध का क्या हो जाना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। दूध का खट्टा हो जाना जब हम गर्मी के दिनों में उसे किचन में रखकर छोड़ देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, लोहे को अगर हम किसी आयरन सब्सटेंस को अगर हम एटमॉस्फेयर में ओपनली छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो कि एक नया सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, थर्ड हमने देखा जो हम डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, फूड का, या रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब क्या है बच्चों, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स की मदद से हम अंगूर को सड़ाते हैं, ग्रेप्स को सड़ाते हैं, और फिर उससे हम क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों, याद रखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा अगर उसके थ्रू लिविंग सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर सेल हैं, ठीक है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके सेल के अंदर किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो वह सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाएंगे। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमने एग्जाम्पल देखा बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो यहाँ से एक एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जब हम इसे जलाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, यहीं पे लिख दूं मैं, थर्मल एनर्जी जो है यहाँ पे आपकी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। क्लियर, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है,
चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस हेडिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो हम फिनोमेना देखते हैं, कहीं भी अगर कोई फिनोमेना देख रहे हैं और वहाँ पे अगर हम किन बातों को ऑब्जर्व करके हम ये कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली इस हेडिंग में हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जिसे आप देख के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी तक आपने नोटिस किया है कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है और नई प्रॉपर्टीज उसकी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिख सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो अगर किसी ऑब्जर्वेशन में या किसी फिनोमेना में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि गैस इजेक्ट आउट हो रहा है, यानी गैस बाहर निकल रहा है, तो हम उसे भी कौन से चेंज कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, तो गैस इजेक्ट आउट अगर गैस बाहर निकलता है तो जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं कोई रिएक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, अभी हम नॉर्मली लिख रहे हैं उसे। ठीक है, वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई एसिड, ठीक है, अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर एक्टिव मेटल के साथ कोई भी हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है इजेक्ट आउट होता है, नहीं बाहर निकलता है। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जर्वेशन में आप ये नोटिस कर रहे हैं कि वहाँ गैस इजेक्ट आउट हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका कैसा है, केमिकल चेंज है वो आपका। ठीक है, और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर देखें हम एक्टिव मेटल्स की अगर बात करूँ तो आप ध्यान रख सकते हैं, अभी से वैसे हम बाद में पढ़ेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो और क्या ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन में नोटिस करते हैं जिससे हमें पता चले केमिकल चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट का बनना। किसका बनना है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है तो उसे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस केस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक तरीके से एक सॉलिड है, या आप कह सकते हैं एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस। ये कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो होता है क्या है बेसिकली इसमें प्रेसिपिटेशन, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। होता है क्या है कि जब हम दो सॉल्यूबल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम दो सॉल्ट को लेते हैं और उनके एक्वास सॉल्यूशन को लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिया, क्या लिया, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसका एक्वास सॉल्यूशन लिया, ये एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है। और एक दूसरा हमने सॉल्ट लिया, बेरियम क्लोराइड, क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड हमने लिया, ये भी एक क्या हमारा सॉल्ट है जो कि एक्वास सॉल्यूशन। अब इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्वास का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब क्या होता है। तो जब हम दो सॉल्युबल सॉल्ट को, ये हमारे कैसे सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है, क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट। तो जब हम दो सॉल्युबल सॉल्ट को मिलाते हैं तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बेरियम सल्फेट बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट। एक तो बेरियम सल्फेट बनेगा और एक हमारा क्या बनेगा, NaCl यहाँ बना। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बना ये हमारा जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ये उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा कैसा सॉल्ट बन के एक आता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो प्रेसिपिटेशन बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम दो सॉल्युबल सॉल्ट को एक साथ लेते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो हमें मिलता है, जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो होता है ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट। जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है वही हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, सॉरी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक्वा का मतलब भी समझ लीजिए, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि एक्वा का मतलब क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब वो होता है कि जिसके अंदर वाटर मौजूद है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और वाटर जो है वहाँ पे किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, यानी उसके अंदर किसी दूसरे चीज़ को क्या किया गया, किसी दूसरे सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया। एक्वा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एक्वा का मीनिंग ये है कि वाटर इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, वाटर इज प्रेजेंट
वाटर इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, वाटर जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एंड एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और वो किसकी तरह वर्क करे, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, जैसे एग्जांपल अगर चीनी का ले और पानी का ले तो सॉल्यूट जो है हमारा वाटर जो है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और शुगर जिसे हमने मिलाया वो सॉल्यूट कहलाएगा, और दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि जब भी हम दो सॉल्युबल सॉल्ट को लेते हैं तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और जो हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। इसे और भी एक रिएक्शन के नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी मैं एक बार और आपको बताऊंगा जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब भी हम इन चीज़ों को वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये 3 पॉइंट हुए, नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ में, दूसरे में गैस इजेक्ट आउट हो रहा है, और यहाँ थर्ड पॉइंट में हमारा क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। नहीं, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं कलर चेंज का। किसका एग्जांपल ले सकते हैं, कलर चेंज का। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में आपको कलर चेंज नोटिस हो रहा है तो समझिए वहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम आयरन को अगर लेंगे, आयरन के नेल को लेते हैं, आयरन नेल को लेकर अगर हम उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमें फेरस सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है, सल्फेट मिलता है हमारा, फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट मिलेगा जो कि हमारा किस तरीके का होता है, ग्रीन कलर में होता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है कि यहाँ कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में आप कलर चेंज को नोटिस करें तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज है। तो हम जब आयरन नेल को लेके कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो हमें फेरस सल्फेट में मिलता है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये इसमें होता क्या है बेसिकली, ये भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से, ये एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्वा सॉल्यूशन होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इसके सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ज़्यादातर जो कलर चेंज के एग्जांपल होते हैं हम उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हमें आगे पढ़ना है, क्लियर। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, फिफ्थ पॉइंट में अगर हम नोटिस करें तो फिफ्थ पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज का एग्जांपल। किसका एग्जांपल, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, अगर कहीं भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो वो हमेशा केमिकल चेंज नहीं होगा। कुछ केसेस में केमिकल चेंज होगा, कुछ में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिए, अब किस केस में केमिकल चेंज कहलाएगा, फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो रहा था, जब एक नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट चेंज होके जैसा सब्सटेंस पहले था बाद में भी वैसा ही कोई नया सब्सटेंस ना बने तो हम उसे फिजिकल चेंज ही कहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन गैस लिया, ये लिया, और इससे फिर हमने ऑक्सीजन गैस के साथ इसे रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बना, वाटर बना, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है और नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये आपका केमिकल चेंज है। यानी ये फिजिकल स्टेट का एग्जांपल है जहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। इसके किसका एग्जांपल है, फिजिकल स्टेट चेंज का ये आपका क्या है, एक एग्जांपल है, क्लियर है। तो हमने 5 देखे कि 5 पॉइंट्स देखे, 5 पॉइंट्स, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि केमिकल चेंज हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टीज के साथ में, गैस इजेक्ट आउट हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, हम ये देखते हैं। उसके बाद कलर चेंज का हमने एग्जांपल देखा और फिजिकल स्टेट का एग्जांपल देखा। एक लास्ट पॉइंट है जिसे मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे से समझ लेते हैं 6th पॉइंट को। छठे पॉइंट को हम ये देखते हैं जिसमें हीट निकले, क्या होता है, हीट इजेक्ट आउट हो। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हीट इजेक्ट आउट होती है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। जैसे अगर हम क्या लें, CaO, ठीक है। CaO क्या होता है, अब CaO होता है क्यूक्लाइम, इसे हम क्यूक्लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूक्लाइम कहते हैं। और अगर इस क्यूक्लाइम को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएं, हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, तो हमारे पास CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट इजेक्ट आउट होता है, यानी हीट बाहर निकलता है। और इसको हम कहते हैं सिलेक्ट लैम्प। क्या कहते हैं, सिलेक्ट
लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्विक कहलाता है, ये सिलेक्ट लाइम। अभी हम इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम के बारे में सारी चीज़ें। लाइम वर्ड का बेसिकली मतलब होता है चूने से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? चूने से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्विक लाइम कहते हैं। ये हमें आसानी से कहीं भी मिल जाता है, तो इसलिए हम इसे क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, इसे सिलेक्ट लाइम कहेंगे और इस रिएक्शन में हमारी हीट बाहर निकलेगी। तो ये हमारा कैसा एग्जाम्पल हो गया? जैसे ये गैस इजेक्ट आउट, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, वो कलर चेंज का, फिजिकल स्टेट चेंज का, ये हीट का हो गया कि जहाँ पर हीट निकल रही हो। अब आपसे एग्जाम में किस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो समझिए। पेपर में आएगा कि एक एग्जाम्पल ऐसा दो केमिकल रिएक्शन के साथ। अभी हम इसके केमिकल रिएक्शन भी आगे पढ़ेंगे। अभी मैं केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं आपको समझा रहा हूँ इनके, क्योंकि अभी मैंने आपको आयंस के बारे में नहीं बताया, आपको कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस के बारे में पहले आपको ध्यान रखना होगा। पहले हम उनके बारे में समझेंगे। 9th क्लास में आपने सीखा ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कुछ एनायंस और कैटायंस को लेकर उनका केमिकल फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद हम इनके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि कुछ एग्जाम, हाँ, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पुट आउट किया जाएंगे कि आपसे ये बोला जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दो जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। एक ऐसे केमिकल चेंज, या आप ऐसे कह सकता है, एक ऐसे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दो रिएक्शन के साथ जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो आप दे सकते हैं, पूछ सकता है आपसे कि एक ऐसे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल दो जिसमें आपका कलर चेंज हो रहा हो, तो ये आप दे सकते हैं। आपसे कहेगा फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो, तो यह आप ये कह सकते हैं। या आपसे ये कह सकता है कि एक ऐसे एग्जाम्पल दो जिसमें हीट इजेक्ट आउट हो रहा हो, तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, या गैस इजेक्ट आउट हो रही हो कोई, तो आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, जो कि हमें ये बताते हैं, ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि हाँ, कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन होता है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।